नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे। करंट का सीरीज शुरू किया जा रहा है आज से। तो 26 जनवरी 2023 को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसको ध्यान रखना है कि कौन सा गणतंत्र दिवस है। 74वां गणतंत्र दिवस। आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा तोलन करते हैं राजपथ पर। इसका नाम बदल गया है। तो 26 जनवरी 2023 को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके लिए राजकीय कार्यक्रम की शुरुआत 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के अवसर पर, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस का जन्म दिवस के तौर पर शुरू किया गया, यानी कि 74वां गणतंत्र दिवस की शुरुआत इस बार 23 जनवरी को ही कर दिया गया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। अभी तक भारत के जो परमवीर चक्र विजेता हैं, पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, तो उनके नाम से शुरुआत किया गया है। यानी कि जितने भी अभी तक परमवीर चक्र विजेता हुए उनके नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक भारत का द्वीप समूह है, जिसपे 21 निर्जन करने का मतलब वहाँ कोई नहीं रहता। उन द्वीपों का नामकरण किया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। राजपथ जिस पर राष्ट्रपति झंडा तोलन करते हैं और जिस पर झांकियां निकलती हैं, उसका नाम अब कर्तव्य पथ होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आपको पता होगा कि भारत 26 जनवरी 1950 से ही हर एक वर्ष किसी न किसी मुख्य अतिथि को अपना लोकतंत्र दिखाने के लिए बुलाता है, आमंत्रित करता है। तो इस बार मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। तो आपको बस इतना याद रखना है, अल सीसी, पूरा नाम मत आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको बना देना है। तो अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। मिस्र की सेना ने 144 जवानों की एक टुकड़ी भी विदेशी दल के रूप में परेड में शामिल थी। यानी कि मिस्र की सेना के 144 जवान इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पे परेड में शामिल थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूछेगा कि किस देश की सेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस में शामिल हुई, तो मिस्र की सेना जो है शामिल हुई। महिला सैन्य दल अग्निवीर पहली बार परेड में शामिल हुए। महिला सैन्य दल और अग्निवीर पहली बार परेड में शामिल हुआ। आपको पता होगा अग्निवीर के बारे में, जो कि सेना में बहाली की जाती है, तो इस बार पहली बार परेड में शामिल किए गए। गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का औपचारिक समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ। इसको जाना है अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। ये समाप्त होता है 29 जनवरी को। 29 जनवरी को शाम में राष्ट्रपति इसका समापन करते हैं, तो बेटिंग रिट्रीट कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी, गणतंत्र दिवस का जब भी समापन होता है 26 जनवरी को नहीं होता है, 29 जनवरी को होता है, और ये बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ समाप्त होता है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। यानी कि मुगल गार्डन जो है अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मुगल गार्डन का नाम होगा अमृत उद्यान। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर है, सैलानियों के लिए खुलता है, हमेशा नहीं रहता, जब कभी खुलता है और लोग जाते हैं तब उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। आईपीएल के बाद अब महिलाओं की महिला प्रीमियर लीग MPL BCCI ने मार्च 2023 में शुरू करेगा। आईपीएल के बारे में आपको पता होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो 2008 से चल रहा है और हर एक वर्ष चलता है, तो पहली बार इसमें आईपीएल के तर्ज पर ही MPL होगा, महिला प्रीमियर लीग। इसमें भी 7 खिलाड़ी जो हैं सो भारतीय होंगे और 4 विदेशी होंगे, जैसे पुरुषों के आईपीएल में होता है। तो ये BCCI इसका आयोजन करेगा। ये मार्च 2023 में संभावित है कि होगा। तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है BCCI का फुल फॉर्म। तो महिला प्रीमियर लीग MPL की शुरुआत 2023 से किया जाएगा। इनमें 5 टीमें अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की टीमें होंगी। इसमें 5 टीमें अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की टीमें होंगी। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की टीम MPL में होगी, महिला प्रीमियर लीग में होगी। 7 नर और 5 मादा चीतों को फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है।
इससे पहले भी आपको पता होगा कि अफ्रीका महादेश से ही चीतों को लाया गया था। भारत में चीते विलुप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए, 1952 में ही समाप्त हो गए थे। तो इससे पिछली भी सरकारें जो थी बहुत कोशिश कर रही थी कि चीतों को पुनर्वास किया जाए, लेकिन इस सरकार ने अफ्रीकन कंट्री से काफ़ी समझौता किया है। और करने के बाद 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी का जन्म था, उस दिन भी 8 चीतों को लाया गया था। और इस बार 7 नर और 5 तो 12 चीतों को फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। पिछली बार कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। दोनों अफ्रीका महादेश के देश हैं, दक्षिण अफ्रीका भी अफ्रीका महादेश का देश है और नामीबिया भी, तो दोनों जगह से लाया गया है। 2022 में भी 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। 2022 में भी 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। तो पहली बार कहाँ से चीते लाए गए थे? नामीबिया से। इस बार कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको संख्या पर तो हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा। आपको ये याद रखना है कि नामीबिया से पहली बार लाया गया और दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका से। करीब एक दशक में, यानी कि 10 सालों में 120 चीते संभावित हैं कि अफ्रीका से लाए जाएंगे, खासकर दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। नए चीतों को भी मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा। जैसे पहले जो चीते लाए गए थे 8 चीते, उनको भी रखा गया था मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में। इस बार जो चीते लाए गए हैं इनको भी रखा जाएगा मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में। 1952 में भारत ने चीतों को विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय 3 चीतों के मध्य प्रदेश में, अब जो कि छत्तीसगढ़ के इलाके में पड़ता है एक जगह, वहाँ पर 3 चीतों के वहाँ के राजा ने शिकार कर दिया था, क्योंकि वो मनुष्यों को परेशान कर रहे थे। तो 1952 में भारत सरकार ऑफिशियल तौर पे घोषणा कर दी कि भारत से चीते समाप्त हो गए, यानी कि अब भारत में चीते नहीं पाए जाते हैं। तो तब से सरकार कोशिश कर रही थी कि चीतों को पुनर्वास किया जाए, और धीरे धीरे ये 2022 में और जाके 23 में ये पूरा हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन के धंसने से घटना हुई है। मतलब जोशीमठ में जमीन धंस रहा है। 47 साल पूर्व एक कमेटी बनी थी, मिश्रा आयोग। मिश्रा आयोग ने 47 साल पहले इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर इसी तरीके से यहाँ निर्माण कार्य होते रहे तो ये धंस जाएगा। एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड में जो हिमालय का जो चौथा हिस्सा है शिवालिक श्रेणी में ये सब आते हैं। शिवालिक श्रेणी आपको पता है कि नवीन हिमालय नवीन हिमालय है, और नवीन हिमालय में भी सबसे बाद में जो बना हिमालय है वो है आपको शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी में ये पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि शिवालिक श्रेणी मलबों के ढेर पर है। तो वो ज़्यादा अभी शिशु अवस्था में है, अभी बहुत ज़्यादा वो परिपक्व पहाड़ नहीं हुआ है, जिसके कारण काफ़ी, और इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण काम हो रहा है। NTPC ने भी यहाँ अपना प्लांट लगाया है, कई ने लगाया है, जिसके कारण से ये घटना घट रही है। जैन समुदाय के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी पर है, को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। क्या है कि 2019 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया था। तब से जैन समुदाय इससे काफ़ी नाराज था और काफ़ी देश भर में इसके प्रदर्शन हो रहे थे इसको लेकर। अब जैन समुदाय इसलिए परेशान है कि अगर ये तीर्थ स्थान के बजाय अगर ये पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा तो लोग यहाँ जाने लगेंगे, पिकनिक मनाने लगेंगे और बहुत सारा निर्माण काम होने लगेगा, जो कि इसकी पवित्रता को भंग कर देगा। इसी के लेके पूरे भारत में जितने जैन समुदाय के लोग हैं एक आंदोलन कर रहे थे सरकारों के खिलाफ। तो इसको जाके अब सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अधिसूचना को वापस ले लिया है कि जैसे पहले था वो तीर्थ स्थल, उसी तरीके से तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर रहेगा। पहले पर्यटक स्थल इसको घोषित किया गया था, जिसको अब खत्म करके ये पहले वाला ही तीर्थ स्थल ही रहेगा। ये कहाँ है सम्मेद शिखर? झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर। पारसनाथ पहाड़ी पर आपको पता होगा कि जैनों के जन्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने यही ज्ञान प्राप्ति की है, यानी कि 23वें जो थे महावीर पार्श्वनाथ, उन्होंने भी यहीं पर प्राप्त किया था। तो इसलिए काफ़ी पवित्र है जैनों के लिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस की है DCN कंपनी जो है, DCN इस कंपनी जो है सहयोग से 5वीं पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है। ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है मुंबई में, वहाँ पर इसका जलावतरण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी को तैयार करना है, जिसमें से 5वीं पनडुब्बी है वागीर, INS वागीर। इससे पहले
कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला को जलावतरण किया जा चुका है। कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला को जलावतरण किया जा चुका है। 5वीं पनडुब्बी वागीर है जिसको कर दिया गया, आने वाले समय में एक और को किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। इंदौर में संपन्न हुआ। ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्या है? दुनिया भर में जो भारत के लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं उनको याद दिलाने के लिए आपको भारत भूला नहीं है। आप भारत में आइए, आपको भारत आज भी प्यार करता है, और जो बिजनेस आप दूसरे देशों में करिएगा वो भारत के साथ करिए, क्योंकि ये भारत आपका अपना घर है। तो इसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया था। ये 8 से 10 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब ये इसलिए बनाया जाता है कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, तो उनके आने के उपलक्ष्य में एक तारीख 9 रखा जाता है। 8, 9, 10 हो, 9, 10, 11 हो, या 7, 8, 9 हो, 9 एक तारीख रखा जाता है। पहले ये हर एक साल होता था, लेकिन अब ये 2-2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाने लगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहले आयोजन प्रत्येक साल होता था, अब 2-2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। मतलब 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये गुयाना कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका का ये देश है गुयाना। गुयाना और फ्रेंच गुयाना दो अलग अलग देश हैं। फ्रेंच गुयाना फ्रांस के कब्जे में है, गुयाना एक अलग स्वतंत्र देश है। तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ये भी भारतीय मूल के ही हैं। तो ये इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।